काली बहू का मायके से अच्छा ससुराल। काजल एक कोने में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है, तभी उसकी माँ मोना उससे उसकी किताब छीनकर फाड़ देती है। माँ, ये क्या किया आपने? मेरी किताब फाड़ दी। अब मैं पढ़ाई कैसे करूंगी? अरे कौन सा तू पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाएगी? तो जैसी काली कलूटी को तो कोई चपरासी की नौकरी भी ना दे। चल चल कर खाना बना। मोना काजल की सौतेली माँ थी, इसलिए वह काजल को जरा भी पसंद नहीं करती थी, बल्कि उससे पूरा दिन काम करवाती थी और उससे घिन करती थी। कभी भी अपने साथ बैठकर खाना खाने नहीं देती थी और बेचारी काजल को उसके काले रंग के कारण सारा दिन ताना दिया करती थी। जहाँ एक तरफ मोना अपनी बेटी रिया के साथ एसी की ठंडी हवा में हॉल में बैठकर टीवी देख रही होती, वहीं बेचारी काजल किचन में गर्मी में खाना बनाती है। अरे ओ मेरी ब्लैकबेरी बहना, खाना बना कि नहीं? बन गए हैं रिया, बस ला रही हूँ। काजल जल्दी से मेज पर खाना लगाती है। माँ, मैंने खाना बना दिया है, अब मैं जाऊँ? अरे वो अमावस की खोई हुई चांदनी, चली कहाँ? जब तक मैं और मेरी बेटी खाना नहीं खा लेते यहीं खड़ी रहे। मैं तो डर गई मम्मी, देखो तो जरा मेरी काली बहन हम दोनों को कैसे घूर रही है, जैसे हमें कच्चा खा जाएगी। रिया, आखिर तुम्हें मेरे रंग का मजाक बनाकर क्या मिलता है? तुम मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों करती हो? काजल के इस बात पर घमंडी रिया उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। 2 टके की काली कलूटी मुझे जवाब देती है। आइंदा अगर मुझसे जुबान लड़ाई ना तो तेरी काली जुबान काट कर फेंक दूंगी। इतने में काजल के पिता रंजीत घर आते हैं और काजल आंसू भरी आंखों के साथ अपने पिता से कहती है, देखा पिताजी, रिया ने मुझसे छोटी होकर मुझ पर हाथ उठाया, इसलिए कि वो गोरी और मैं काली, तो वो मेरे साथ जो चाहे कर सकती है। बंद करिए बकवास और अपना ये मनहूस चेहरा लेकर मेरे सामने से चली जा। काजल रोते हुए अपने कमरे में जाकर खुद को अंदर से बंद कर लेती है और अपनी मरी हुई माँ की तस्वीर को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोती है। क्यों माँ, क्यों? आखिर क्यों तुम मुझे छोड़कर चली गई? देखो तुम्हारे जाने के बाद कैसी किस्मत हो गई है मेरी। अपने ही घर में मैं हर वक्त अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ। पिताजी को माँ और मेरी सौतेली बहन के सिवा मैं तो कभी दिखाई नहीं देती। मायका एक बेटी के लिए उसकी खुशियों का घर आंगन होता है, मगर काजल के लिए उसका मायका जैसे किसी कैद खाने से कम नहीं था। बचपन से लेकर बड़े होने तक काजल अपने पिता के प्यार के लिए तरसती रही। हालांकि ना तो उसे कभी माँ के आंचल की खुशी नसीब हुई और ना पिता का प्यार। काफी देर रोने के बाद काजल अपनी फटी हुई किताबों के पन्नों को जोड़कर पढ़ना शुरू कर देती है। अगली सुबह, भगवान जी आज मेरा पेपर है, मेरी मदद करना कि मैं अच्छे से पेपर दे सकूं। ये कहकर काजल जैसे ही पेपर देने के लिए घर से निकल रही होती है, तभी उसकी माँ उसका रास्ता रोक लेती है। क्यों महारानी, कहाँ जा रही हो? माँ, आज मेरा पेपर है, मुझे जाने दो। नहीं, कहीं नहीं जाएगी तू। मैं जाऊंगी माँ, और मैं जरूर जाऊंगी। आखिर मैंने आप दोनों माँ बेटी का क्या बिगाड़ा है? क्यों पीछे पड़ी हुई हो आप दोनों मेरे? शोर सुनकर काजल के पिता रंजीत वहाँ आ जाते हैं। तभी मोना झूठ मूठ का रोना रोने लगती है। क्या बात है भाग्यवान, तुम रो क्यों रही हो? अजीब, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। काजल का किसी लड़के से चक्कर चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है पिताजी, मेरा यकीन कीजिए, माँ झूठ बोल रही हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिस कारण आपको मेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़े। हरामजादी अपनी माँ को झूठा ठहराती है। मुझे लगता था कि तू चेहरे की काली है, मगर तू तो मन की भी काली है। मोना के भड़कावे में आकर रंजीत काजल को बहुत मारता है, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं। रंजीत काजल को घसीट कर ले जाकर कमरे में बंद कर देता है। दरवाजा खोलिए पिताजी। अब ये दरवाजा तेरी शादी के दिन ही खुलेगा। कुछ ही दिनों में रंजीत काजल की शादी करा देता है और वो ससुराल आ जाती है, जहाँ सास उसका गृह प्रवेश करती है। आओ बहू, इसे अपना ही घर समझो। मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। ये तुम्हारे ससुर जी हैं और ये तुम्हारी जेठानी है राधिका। और मैं हूँ आपका देवर राहुल। वेलकम हूँ भाभी। मुझसे मिलो भाभी, मैं हूँ आपकी ननद प्रिया। चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। प्रिया काजल को कमरे में ले आती है, जहाँ पूरा कमरा गुलाब के फूलों, रंग बिरंगे गुब्बारों और मोमबत्ती से सजा हुआ होता है। काजल भाभी, आपके कमरे का डेकोरेशन मैंने और आपके देवर ने किया है। आपको पसंद तो आया ना? ये सुनकर काली बहू की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। हाँ ननद जी, मुझे बहुत पसंद आया। पूजा के जाते ही काजल का पति सांझ कमरे में आता है। काजल, आज से ये कमरा उतना आपका है जितना कि मेरा। मैंने आपके लिए कबर्ड खाली कर दी है, आप अपना सामान वहां रख लेना और ये आपके लिए। सांझ मुस्कुराता हुआ काजल को गिफ्ट देता है। तभी काजल रोते हुए कहती है, सांझ, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो ना। आप तो इतने गोरे और सुंदर हैं, आपको तो कोई भी सुंदर लड़की मिल जाती, फिर आपने मुझ जैसी काली भद्दी लड़की से शादी क्यों की? मैं तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं।
किसने कहा तुम सुंदर नहीं? मेरी नजर से देखो, तुम बहुत सुंदर हो। मुझे हमेशा से तुम जैसी सुलझी हुई मन की पत्नी चाहिए थी, जो मेरे परिवार को साथ लेकर चले, और वो तुम हो। अपने पति की नजर में अपनी इतनी अहमियत देखकर काजल का टूटा हुआ मन जुड़ने लगता है। अगले दिन काजल नहा धोकर किचन में आती है, जहां उसकी सास, ननद और जेठानी खाना बना रहे होते हैं। देवरानी जी, आप यहाँ किचन में? जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे इतनी देरी से नहीं उठना चाहिए था, मगर मैं आगे से ध्यान रखूंगी। अब आप मुझे बता दीजिए, मुझे अपनी पहली रसोई में क्या बनाना है? नहीं बहू, कल ही तो तेरी शादी हुई है, अभी तो तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी, और हम तुझसे काम कराएंगे। प्रिया, अपनी भाभी को मेज पर ले जा, हम खाना लाते हैं। चलिए प्यारी भाभी, आपकी जरूरत इस किचन में नहीं है। प्रिया बड़े ही प्यार से अपनी भाभी को लाकर मेज पर बैठाती है। थोड़ी देर में अंजना और राधिका खाना लगाते हैं। साथ ही अंजना अपने हाथों से काजल को खाने का निवाला खिलाती है। ले बहू, खाकर बता तेरी सास ने कैसा खाना बनाया है। पता है देवरानी जी, माँ जी ने खास देवर जी से पूछकर तुम्हारे पसंद का खाना बनाया है। थैंक यू सो मच माँ जी, इस ढेर सारे प्यार के लिए। सचमुच अगर हर लड़की को इतना प्यार करने वाला ससुराल मिले तो उसे मायके की याद नहीं आएगी। जिस अपनेपन और प्यार के लिए काजल अपने मायके में हर दिन तरसती थी, वह खुशी और प्यार उसे अपने ससुराल में मिलता है, जिसे वह अपने मायके को भुलाकर अपने ससुराल में घुल मिल जाती है। तभी एक दिन राहुल को अपनी भाभी के सामान में से उसकी फटी चिटी किताबों के टुकड़े मिलते हैं और एक डायरी जिसमें काजल की आगे पढ़ने की ख्वाहिश लिखी होती है। भाभी, आपने हम में से किसी को कभी बताया क्यों नहीं कि आप आगे पढ़ना चाहती हैं? मगर देवर जी, वो सपने मेरे शादी से पहले के थे। अब मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं इस घर की बहू हूँ। बहू, ये तेरा ससुराल है। हमारे लिए जैसी हमारी बेटी प्रिया है, वैसी ही तू। अगर हम तेरे इस सपने को पूरा करना चाहते हैं, तू हमारे लिए आगे पढ़ और अपने हर सपनों को पूरा कर। ये सुनकर काजल बहुत खुश होती है, जिसके बाद राहुल उसका एडमिशन करा देता है और अपने ससुराल वालों के साथ से काजल आगे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। माँ जी, पिताजी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे मायके से भी अच्छा ससुराल मिला। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझ जैसी काली लड़की को इतना प्यार करने वाला ससुराल मिलेगा। जिस दिन हर ससुराल ऐसा हो जाएगा, उस दिन दहेज की आग में कभी किसी गरीब की बेटी नहीं झुलसेगी। जहाँ एक तरफ काजल के काले रंग के कारण उसके मायके वाले उसे ठुकराते रहे, वहीं अपने ससुराल में उसे कहीं ज्यादा प्यार मिलता है, जिसके लिए वो हमेशा अपने मायके में तरसती रही थी। आरती, ये क्या, तुम्हारी ये फ्रॉक तो फट गई है और आज मेरा बर्थडे है, तुम्हें इतना भी याद नहीं? अरे तनुजा, तुम तो जानती हो ना मेरे माता पिता कितने गरीब हैं। मेरे पास एक यही फ्रॉक थी जो थोड़ी अच्छी है, लेकिन अब देखो ये भी फट गई। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? देखो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास कोई नई ड्रेस नहीं है तो एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें अपनी कोई ड्रेस दे देती हूँ, उसे पहन लेना। उसके बाद हम बहुत सारी फोटोज क्लिक करेंगे। तनुजा और आरती दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थीं। तनुजा और आरती के बीच कभी भी अमीरी और गरीबी नहीं आई थी, जिसके चलते वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। तनुजा अपनी एक सुंदर सी फ्रॉक आरती को दे देती है, जिसे पहनने के बाद आरती बहुत प्यारी लगती है। तनुजा अपने फोन में अपने बर्थडे वाले दिन आरती और अपनी फोटो निकाल रही होती है, तभी वहां पर तनुजा की कुछ अमीर सहेलियां आ जाती हैं। ओह माय गॉड, ये देखो जरा, ये फटीचर अचानक से इतनी अमीर कैसे हो गई? अमीर कहाँ? ये तो वही ड्रेस है ना जो लास्ट नाइट की पार्टी में तनुजा ने पहन रखी थी। खैर, इन गरीबों को हमारी उतरन ही मिल सकती है। शेफाली और नगमा दोनों आरती और तनुजा का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी तनुजा अपनी अमीर सहेलियों से कहती है, देखो ये मेरी बर्थडे पार्टी है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बर्थडे पार्टी में किसी का मूड ऑफ हो। जो भी तुमने अभी कहा है वो सब तो बकवास है ही, लेकिन आइंदा ये सब कहने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। आरती मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मुझसे जितना हो सकेगा मैं उसके लिए करूंगी। वो कोई मेरी उतरन नहीं पहन रही। तनुजा अपनी बातों से अपनी अमीर सहेलियों का मुंह तोड़ जवाब देती है, जिसके बाद वो अपनी गरीब सहेली आरती के साथ अपने बर्थडे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती है। बर्थडे खत्म होने के बाद आरती तनुजा से कहती है, तनुजा, तुम मेरी बहुत अच्छी सहेली हो। आज अगर तुम मेरे साथ ना हो तो पता नहीं मेरा क्या हो। अरे यार, तू चिंता क्यों करती है? मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, कभी तुझे अकेले नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा तुझसे वादा है। तभी तनुजा की माँ और उसके पिता उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, आज मैंने तुम्हारे सारे दोस्तों को तुम्हारी बड़ी पार्टी में इनवाइट किया था
ताकि तुम आखिरी बार उनसे अच्छे से मिल सको। चलो बेटी, अब आरती को गुड बाय बोलने का समय आ गया है। आप ये क्या कह रही हो? मैं कुछ नहीं समझ पा रही। मैं आरती को गुड बाय क्यों कहूँ माँ? देखो बेटी, अब्रॉड में तुम्हारी नानी जी रहती हैं और वो कई सालों से अकेली रह रही हैं क्योंकि तुम्हारी यहाँ पढ़ाई चल रही थी। लेकिन अब वो चाहती हैं कि तुम्हारी आगे की पढ़ाई वहीं से हो और उन्होंने तुम्हारी और हमारे सबके टिकट करा दिया है। हम सभी यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। ये सुनते ही तनुजा अपनी सहेली आरती का हाथ पकड़ लेती है और अपनी माँ और पिता से कहती है, नहीं माँ, मैं आरती को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। इसके बिना मैं वहाँ अकेली कैसे रहूंगी? आप एक काम करो, आरती को भी मेरे साथ लेकर चलो। आरती, चलो तुम मेरे साथ अब्रॉड चलो। तनुजा के मुंह से ये सब सुनने के बाद आरती रोने लगती है और रोते हुए तनुजा से कहती है, मेरे माता पिता बहुत ज्यादा गरीब हैं। वो मेरा इतना खर्चा नहीं उठा पाएंगे और मैं उनको परेशान नहीं कर सकती। जाओ तनुजा, तुम अब्रॉड चली जाओ। वहां जाकर तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी और तुम जो करना चाहती हो वो भी कर पाओगी। आरती के ये कहने के बाद अनन्या अपनी बेटी तनुजा को वहां से ले जाती है। इस प्रकार दोनों सहेलियां एक दूसरे से बिछड़ जाती हैं। अब्रॉड जाने के बाद तनुजा को आरती की बहुत याद आती है, लेकिन वो उसके कांटेक्ट में भी नहीं रह पाती क्योंकि वो इतनी गरीब थी कि उसके पास एक सेल फोन भी नहीं था। तो वहीं दूसरी तरफ आरती के माता पिता एक लड़का देखकर उसकी शादी करवा देते हैं। जो जिंदगी वो शादी से पहले अपने गरीब माता पिता के साथ जी रही थी, वही उसे अब अपने पति के साथ भी जीनी पड़ती है क्योंकि उसका पति भी बहुत ज्यादा गरीब था। अजी सुनते हो, आज का मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर बारिश हो गई तो पूरे घर में पानी पानी हो जाएगा। तुमने सही कहा, उससे पहले मुझे छत पर जाकर इसका इंतजाम कर लेना चाहिए। रुको, मैं कोई जुगाड़ बनाता हूँ। अमित ऐसा कहकर अपने दोस्त साहिल के घर जाता है और उससे कहता है, वाह यार, तूने तो बहुत अच्छे से अपने मकान को पक्का कर लिया। चलो अच्छी बात है। वैसे भाई, इससे पहले जब तू कच्चे मकान में रह रहा था तो तेरी छत पर एक प्लास्टिक की बहुत बड़ी पन्नी थी जिसके चलते घर के अंदर पानी नहीं आया करता था। मुझे वो पन्नी मिल सकती है क्या? अच्छा, वो पन्नी, वो तो मैंने सुबह आज कचरे में फेंक दी। मुझे माफ करना, वो तो अब मेरे पास नहीं है। साहिल के ये कहने के बाद अमित वहां से कचरे के ढेर के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद वो वहां पर पन्नी को पड़ा हुआ देखता है। वो उसे उठाने जाता है कि तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। वो फौरन उस पन्नी को उठाकर अपने घर की तरफ जाता है, जिसके बाद वो उस पन्नी को अपनी छत पर लगा देता है। चलो, कम से कम कहीं से तो पानी आने से बच ही जाएगा। अमित के पन्नी लगाने के बाद घर में कहीं कहीं से पानी टपकना बंद हो जाता है और जहां से टपक रहा होता है वहां पर आरती घर के बर्तन लगा देती है। ऐसे ही आरती को बरसात में गरीबों की तरह जिंदगी गुजारनी पड़ रही होती है। वहीं कुछ ही दिनों में अचानक से अमित का काम भी छूट जाता है और घर में बहुत ज्यादा तंगी आ जाती है। एक दिन आरती अपनी सहेली तनुजा की यादों में खोई हुई होती है। तभी अमित आता है और खुशी के मारे उससे कहता है, अरे यहाँ उदास बैठी हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूँ। तुम्हें पता है, आज मुझे तुम्हारी वही अमीर सहेली दिखी थी जिसकी फोटो तुमने अपनी अलमारी में लगा रखी है। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया और उन्हें खाने के लिए घर पर इनवाइट भी किया है। आज रात को वो हमारे घर पर आने वाली हैं। ये सुनते ही आरती खुशी के मारे पागल हो जाती है, जिसके बाद वो फौरन अपनी सास को गले से लगाती है और कहती है, अरे माँ जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सहेली कितने सालों बाद मुझसे मिलने के लिए आ रही है। अरे बहू, खुशी ही मनाती रहेगी या फिर उसकी पसंद का कुछ खाना भी बनाएगी। आरती ये सुनते ही सोच में पड़ जाती है। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। घर में तो राशन का एक दाना तक नहीं है। चिंता मत करो, मैं उधार राशन ले आता हूँ। तुम अपनी सहेली की पसंद का सब कुछ बना देना। अमित बाजार जाता है और अपनी जान पहचान की दुकान से उधार सामान ले आता है, जिसके बाद वो सामान लाकर आरती को दे देता है। लेकिन अचानक से मौसम खराब होने लगता है और हल्की हल्की बूंदें गिरने लगती हैं। अरे छत की तो पन्नी भी फट गई। अब हम लोग क्या करें? एक काम करते हैं, दोनों मिलकर पहले थोड़ी छत ठीक कर लेते हैं। आरती और अमित दोनों अपने घर की छत ठीक करने लगते हैं, जिसके बाद आरती घर के अंदर आकर अपनी सहेली के लिए खाना बनाने लगती है। तभी अचानक से बारिश होने लगती है और तेज बारिश में एक बड़ी सी कार के अंदर से तनुजा बाहर निकलती है। ओह माय गॉड, क्या मेरी सहेली आरती इतने टूटे फूटे घर में रह रही है? पता नहीं कैसे बेचारी अपना यहाँ गुजारा कर रही होगी। तनुजा जैसे ही अंदर जाती है, घर के कुछ हिस्सों में पानी टपक रहा होता है।
तनुजा को देखते ही आरती उसे गले से लगा लेती है और बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो एक चटाई बिछाती है और उसके ऊपर तनुजा को बैठने के लिए कहती है। ओ माय गॉड, तुम कैसे रह रही हो यहाँ पर? मुझे तो यकीन ही नहीं होता, तुम्हारी जिंदगी तो और भी ज्यादा घटिया हो गई है। जहाँ तो पहले तनुजा हर एक बात में आरती को सपोर्ट किया करती थी, अब उसे आरती की जिंदगी नर्क की तरह लगने लगती है और वो उसे बार बार टोन मारने लगती है। लेकिन ये सब आरती नजरअंदाज कर देती है और उसे अपने हाथों का बनाया हुआ खाना खिलाने लगती है। लेकिन तभी अचानक से छत का टपकता हुआ पानी थाली में गिर जाता है, जिसे देखते ही तनुजा उठ खड़ी होती है। बस बस, मैं तुम्हारे यहाँ खाना नहीं खा सकती। देखो जरा, ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल बदल दूंगी। ये सुनकर आरती को दुख होता है और वो अपनी सहेली तनुजा से कहती है, मुझे नहीं पता था तनुजा, तुम अब्रॉड जाने के बाद इतना ज्यादा बदल जाओगी। खैर, ये मेरा परिवार है, सुख और दुख में हम हमेशा एक साथ रहते हैं और हमने कई सारी परेशानियों का सामना किया है। उन्हें छोड़कर मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आ सकती। तुम मेरी दोस्त हो, लेकिन ये मेरा परिवार है। ये सुनकर तनुजा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी सहेली और उसके पूरे परिवार से माफी मांगती है, जिसके बाद तनुजा अपनी सहेली आरती और उसके पूरे परिवार को अपनी कार में बिठाकर अपने घर ले आती है और उसके घर की अच्छे से मरम्मत करवाती है। वहीं दूसरी तरफ वो आरती के पति को अपनी कंपनी का मैनेजर भी बना देती है। देखते ही देखते आरती की जिंदगी में बहुत से सुधार आ जाते हैं और वो अब खुशी खुशी रहने लगती है।